गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। संधि पार्ट 2 व्यंजन संधि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विसर्ग संधि पार्ट 3। ओके, तीसरा प्रकार हमारा संधि का। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लेंगे। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विसर्ग की निशानी देखो कैसी होती है, जो दो डॉट्स लगाए जाते हैं, ऊपर और नीचे दो डॉट्स लगाए जाते हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह होता है? ह की तरह। जैसे अतः, त के पीछे क्या लगा दिए? दो डॉट्स लगा दिए, तो क्या बन जाएगा? अतः। ठीक है, जैसे यहाँ पे नी लिखा है और पीछे दो डॉट्स दिए हैं, तो हम इसे नी नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? न। ओके, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो जो नया शब्द उत्पन्न होगा या नया स्वर उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उसे लिखा इस तरह जाता है। नियम नंबर 1 करेंगे। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो च और छ का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। श शरबत वाली। वापस अलग से भी यहाँ पे 3 नियम लिख के रखे हैं। विसर्ग के पहले क्या हो? च या छ हो, ट या ठ हो, त या थ हो। तो विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा? श षटकोण वाली और स। अभी हम इसके क्या देखेंगे? नियम या एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। देखो, निह प्लस च। संधि के पहले क्या चाहिए? विसर्ग के पहले क्या चाहिए था? च या छ। सॉरी, संधि के विसर्ग के बाद। तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग और उसके बाद संधि है। च या छ में से कोई भी एक अक्षर, एक व्यंजन चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास च। तो संधि के बाद क्या हो जाएगा? उसका श षटकोण में बदल जाएगा। तो ये जो विसर्ग है उसके बदले क्या आ जाएगा? श षटकोण वाली आ जाएगी। च वैसा का वैसा ही रहेगा, उसके पहले क्या जुड़ जाएगा? श आधा। मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा? श शरबत वाला। निह प्लस च, तो क्या बन जाएगा? निश्चय। संधि के पहले देखो विसर्ग तो दिया ही है और विसर्ग के बाद क्या दिया है? च दिया है। तो ये विसर्ग किसका स्थान ले लेगा? श शरबत वाले का। निह प्लस छल। च छ दोनों में से एक हमें चाहिए था, तो यहाँ पे छ आ गया और यहाँ पे विसर्ग। तो ये विसर्ग किसका स्थान ले लेगा? श शरबत का। निह प्लस छल निश्चल। धनु प्लस टंकार, तो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। अब हम ऊपर वाले सेकंड नियम को देखेंगे। संधि के पहले क्या है? विसर्ग है, वो तो होगा ही, विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद ट या ठ हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के बाद ट है ना। तो ये जो विसर्ग है किसका स्थान ले लेगा? श षटकोण का। और हमेशा कैसा लिखा जाएगा? आधा ही लिखा जाएगा, पूरा नहीं लिखा जाएगा। तो धनु प्लस टंकार, तो धनुष टंकार। श षटकोण वाली क्या हो जाएगी? आधी आ जाएगी। ओके। अनु प्लस ठान। संधि के पहले विसर्ग है और संधि के बाद क्या आ गया? ठ। तो यहाँ पे क्या आ गया? ठ। अनु प्लस ठान, तो ये विसर्ग के स्थान पे आ जाएगा अनुष्ठान। श षटकोण वाली आदि हो जाएगी। निह प्लस तार। अब हम आगे तीसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। संधि के पहले विसर्ग और संधि के बाद त या थ हो, तो देखो संधि के बाद त आ गया और संधि के पहले विसर्ग है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। कैसा स? आधा। निह प्लस तार निस्तार। नमः प्लस ते, त आ गया संधि के बाद, तो ये विसर्ग ले लेगा स आधा। नमः प्लस ते नमस्ते। ओके, ये था हमारा पहला नियम विसर्ग संधि का। नियम नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। संधि के पूर्व छोटी ई या छोटा ऊ हो। ठीक है, यहाँ पे देखो संधि के पूर्व छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटा ऊ। दरवाजे वाली है, इसके साथ क्या है? छोटा ऊ। विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, प, फ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। अभी देखो नियम में जितने भी आपको वर्ण दिए ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। संधि के पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो, तो ये हमने देख लिया। 3, 4 में छोटी है और 5वें में छोटा ऊ है। संधि के बाद क्या होना चाहिए? क, ख, प, फ में से कोई भी एक वर्ण होना चाहिए। तो आ गया क, का, फ, प, क, ये आ गया। तो विसर्ग के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? श षटकोण वाली, और ये श षटकोण वाली आधी लिखी जाएगी। निह प्लस कपट, तो छोटी की मात्रा आ गई और क, ख, प, फ में से एक वर्ण आ गया क, तो ये विसर्ग के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? श। निह प्लस कपट निष्कपट। निह प्लस कारण, तो निष्कारण। निह प्लस फ आ गया, क, ख, प, फ में से फ। निह प्लस फल, तो क्या बन जाएगा? निष्फल।
निह प्लस पाप आ गया, क ख प फ में से प, तो निह प्लस पाप तो क्या बन जाएगा, निष्पाप। अर्थात विसर्ग के स्थान पे केवल श षटकोण वाली ही लिखनी है। दुह प्लस कर तो क्या बन जाएगा, दुष्कर। ये छोटे ऊ की मात्रा आ गई, 4 में छोटी की मात्रा और 5 में छोटे ऊ की मात्रा, जैसे कि ऊपर दिया है छोटी ई या छोटा ऊ हो, तो यहाँ पे छोटा ऊ दिया है। और फिर क ख प फ में से कर, तो दुह प्लस कर दुष्कर। ओके, ये था हमारा सेकंड नियम विसर्ग संधि का। आगे हम बढ़ रहे हैं, थर्ड नियम है इसका, नियम नंबर 3, विसर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले अ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो नियम यहाँ पे क्या दिया, ऊपर भी क ख प फ तो दिया ही था, लेकिन विसर्ग के पहले क्या चाहिए था, छोटी ई या छोटा ऊ। यहाँ पे क्या दिया है, अ हो, मतलब केवल एक ही शर्त है, विसर्ग के पहले केवल अ का स्वर होना चाहिए किसी भी व्यंजन के साथ। अब देखो प्रातः, विसर्ग के पहले कौन सा अक्षर है, त। अब ये त है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो स्वर वो होते हैं जिनका स्वर वो होते हैं जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायता करते हैं, है ना। मतलब स्वरों के बिना या स्वरों की सहायता के बिना आप व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते, जिसे हम वॉवल्स कहते हैं। तो त के साथ कोई भी मात्रा नहीं है। यदि ता लिखा होता ना तो हम कहते त के साथ कौन सा स्वर है, आ का स्वर है। यदि ती लिखा होता तो हम कहते इसमें ई का स्वर है। यदि तो लिखा होता तो हम कहते ओ का स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब इसमें कौन सा स्वर है, अ का। देखो विसर्ग के पहले अ का स्वर आ गया त में, और विसर्ग के बाद क ख प फ, तो यहाँ पे क्या आ गया, क आ गया। तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऊपर वाले नियम में और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, वहाँ छोटी ई और छोटा ऊ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कौन सा स्वर चाहिए, केवल अ का स्वर चाहिए। तो यहाँ पे है अ का स्वर। यदि क ख प फ है लेकिन पहले अ का स्वर है तो विसर्ग हटेगा नहीं। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल ही रहेगा, विसर्ग नहीं हटेगा। पयः प्लस पान, तो क्या रहेगा, पयः पान, जो पीने के योग्य हो। नियम नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि छोटी ई और छोटे ऊ के बाद विसर्ग हो, है ना, और इसके बाद र आए, तो छोटी ई और छोटा ऊ किस में बदल जाएंगे, छोटी ई और छोटा ऊ किस में बदल जाएंगे, बड़ी ई और बड़े ऊ में। विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाता है। लुप्त मतलब इसका मीनिंग होता है गुम हो जाता है या हट जाता है। एक बार फिर से हम नियम को रीड कर लेंगे। यदि छोटी ई और छोटे ऊ के बाद विसर्ग हो, अब देखो नियम, एग्जाम्पल देखो, संधि के पहले छोटी ई या छोटा ऊ चाहिए, तो आ गई छोटी की मात्रा, ये संधि और विसर्ग। विसर्ग के पहले क्या है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई छोटी ई, ठीक है। और संधि के बाद क्या आना चाहिए, र आना चाहिए, तो यहाँ पे है रव रस रोग, तीनों में र आया है, मतलब एक ही नियम है। संधि के पहले या तो छोटी ई छोटा ऊ, संधि के बाद र का व्यंजन होना जरूरी है। तो ये जो छोटी ई और बड़ी ई है वो किसमें बदल, छोटी ई और छोटा ऊ है वो किसमें बदल जाएंगे, बड़ी ई और बड़े ऊ में। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेह प्लस र, छोटी ई आ गई विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद र, तो ये जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी ई में बदल जाएगी और विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। लुप्त मतलब हट जाएगा, गुम हो जाएगा। नेह प्लस रव तो क्या बन जाएगा, नीरव, ये आ गया। न पे छु बड़ी की मात्रा आ गई और विसर्ग हमने हटा दिया। नीरव का मीनिंग होता है शांति। नेह प्लस रस, छोटी की मात्रा किसमें बदल जाएगी, बड़ी ई में, विसर्ग लुप्त हो गया। नीरस, जिससे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट न हो। निह प्लस रोग तो क्या बन जाएगा, निरोग, जिससे कोई रोग न हो। आई होप आपको ये चौथा नियम भी अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी नियम है और संधि भी बहुत ही इजी है। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के बाद अ हो, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, तो किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, य र ल व ह हो, तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब हम फिर से अपनी वर्णमाला की तरफ जाएंगे और नियम को समझने की कोशिश करेंगे। विसर्ग के बाद, विसर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले कौन सा नियम हो, कोई दो नियम नहीं होने चाहिए या दो स्वर नहीं होने चाहिए, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए।
अब स्वर संधि में आप 13 नियम कर चुके हैं। अ, आ, ई, ओ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, है ना। अब 13 स्वर हैं, उनमें से 2 नहीं होने चाहिए। कौन से? अ और आ। तो 13 में से ये 2 निकल गए, तो कितने बचे? 11 स्वर। विसर्ग के बाद, अब ये तो हो गया विसर्ग के पहले कौन सी शर्तें हैं। अ या आ को छोड़ के कोई भी 11 में से एक स्वर आना चाहिए। अब हम पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। अ या आ को छोड़ के कोई भी क्या आना चाहिए? स्वर। देखो संधि के पहले विसर्ग है और अ या आ को छोड़ के कौन सी मात्रा आई है? नी, छोटी ई की मात्रा। मतलब 11 में से हमारे पास कौन सा स्वर आ गया? छोटी ई का। ओके, अब संधि के बाद क्या नियम है वो हम देखेंगे। कोई स्वर हो, कोई भी स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया कोई भी स्वर, ठीक है। ऊ आ गया, छोटा ऊ। या तो फिर किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो। अब देख लेंगे हम अपने व्यंजन में, वहंदी वर्णमाला में, किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ग, ज, ङ, झ, ज़, ञ, ठ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। तृतीय, चतुर्थ या पंचम, इनमें से कोई भी संधि के बाद आना चाहिए। या तो फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए? य, र, ल, व हो। तो विसर्ग किसके रूप में बदल जाएगा? र के रूप में। अब हम पहला नियम देखेंगे। संधि के पहले क्या नियम दिया है? अ या आ को छोड़ के। तो अ या आ को छोड़ के 11 में से क्या आ गया? एक स्वर आ गया, छोटी ई की मात्रा। ये हमने सॉल्व कर लिया। अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर आना चाहिए। अब हम देखेंगे विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या तो कोई तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, या तो य, र, ल, व हो। तो य, र, ल, व भी नहीं है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण भी नहीं है। क्या है? स्वर है। तो ये जो स्वर है वो किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। ओके, तो ये जो ऊ की मात्रा दी है वो किसके साथ जुड़ जाएगी? ऊ का स्वर र के साथ, मतलब ये रू बन जाएगा। निह प्लस उपाय, तो विसर्ग घट जाएगा। निरूपाय, ऊ के बदले हम क्या लिखेंगे? रू, अर्थात ऊ के बदले र लिख के उसके साथ हम ऊ का स्वर जोड़ देंगे। निह प्लस उपाय, तो क्या बन जाएगा? निरूपाय। निह प्लस ज, संधि के पहले क्या चाहिए? अ या आ को छोड़ के कोई भी 11 में से एक स्वर। तो वापस छोटी ई की मात्रा या ई का स्वर आ गया। संधि के बाद कितने नियम दिए थे? 3। कोई स्वर हो, तो यहाँ पे स्वर नहीं है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, तो हम फिर अपनी वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो ये जो च वर्ग है इसका चतुर्थ वर्ण कौन सा है? ज, झरने की जड़, है ना। या ज, झरने की जड़, तो आ गया चतुर्थ वर्ण। तो ये जो विसर्ग है ये किसका रूप ले लेगा? र का रूप ले लेगा। और ये व्यंजन पूरा दिया है तो विसर्ग आधा हो जाएगा, अर्थात र आधा हो जाएगा। निह प्लस झर, तो र कैसा हो जाएगा? निर्जर, अर्थात संधि के बाद वाले वर्ण के ऊपर र जुड़ जाएगा। ये देखो दिया है आधा र, ऐसे। निह प्लस झर, निर्झर। एक बार फिर से नियम समझा देती हूँ। संधि के पहले अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो, तो छोटी ई की मात्रा आ गई हमारे पास, है ना। नी, न के साथ कौन सा स्वर है? छोटी ई का। संधि के बाद कोई भी तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए हमारे पास। य, र, ल, व देखो नहीं है, क्या है? झ, झरने की ज। तो किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो झ क्या है? च वर्ग का चतुर्थ वर्ण है ना। तो ये विसर्ग किसका स्थान ले लेगा? आधे र का। अब ऊपर आप प्रश्न कर सकते हैं मन में कि ऊपर हमने रू पूरा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे स्वर है। यदि व्यंजन आया है तो र क्या हो जाएगा? आधा। यदि स्वर आया है तो र पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट है निह प्लस झर। निह प्लस झर, संधि के पहले अ या आ को छोड़ के हमारे पास कौन सी मात्रा आ गई? कौन सा स्वर आ गया? छोटी ई का। संधि के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो च वर्ग का झ क्या है? तीसरा वर्ण है ना। तृतीय वर्ण कौन सा है? झ। तो निह प्लस झल क्या हो जाएगा? निर्झल। र को फिर हम आधा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। निह प्लस धन, संधि के पहले छोटी की मात्रा आ गई और आ के अलावा कोई भी एक स्वर। संधि के बाद ध, धनुष की ध हम चेक करेंगे। धनुष की ध जो है वो त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो ये चतुर्थ वर्ण आ गया। तो धन की ध आ गया, है ना। धनुष की ध या धन। अब ये आधा र जो है वो क्या हो जाएगा? ध के ऊपर चला जाएगा। निह प्लस धन, निर्धन।
अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर, तो कौन सा आ गया, छोटा ऊ, है ना। 11 में से कोई भी एक स्वर चाहिए था, तो द दरवाजे वाली के साथ कौन सा स्वर आया है, छोटे ऊ का। किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हम देख लेंगे, ग गमले की ग है तृतीय, क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, ग गमले की ग, तो ये ग आ गया। दुह प्लस गंध क्या हो जाएगा, दुर्गंध। ये था हमारा 5वां नियम। इसमें बेटे 2-3 एग्जाम्पल और हम कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दुह प्लस आत्मा, संधि के पहले अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर, तो कौन सा आ गया, छोटा ऊ। संधि के बाद कोई स्वर है, तो देखो पहले आपने किया था निह प्लस उपाय, है ना, तो वापस वही स्वर आ रहा है, तो हम र पूरा लिखेंगे और रा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ का स्वर है। संधि के पहले अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर आना चाहिए, संधि के बाद कोई भी स्वर आ सकता है 13 में से, है ना। तो दुह प्लस आत्मा क्या बन जाएगा, दुरात्मा। निह प्लस मल, अब हम माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। संधि के पहले छोटी ई की मात्रा आ गई, स्वर आ गया, संधि के बाद आया है म, तो म कौन से वर्ग का है, प फ ब भ म, है ना। प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, म। हमें नियम में पढ़ा था तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, म। तो अब म पूरा व्यंजन दिया है, तो र कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। निह प्लस मल, निर्मल, जिसमें कोई मैल न हो। दुरात्मा, जो बुरी आत्मा हो। निह प्लस गुण, अब वापस ग को हम चेक करेंगे। ग क्या है, क वर्ग का तृतीय वर्ण, तो निह प्लस गुण तो क्या बन जाएगा, निर्गुण, है ना। अभी हम पढ़ेंगे 6ठा नियम हमारा, ये हमारा लास्ट नियम है। यदि विसर्ग के पहले, पूर्व मतलब पहले अ आए, उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए। विसर्ग के पहले एक ही नियम दिया है, कौन सा, अ आए मतलब अ लिखा नहीं होगा, किसी भी व्यंजन के साथ अ का स्वर होना चाहिए, मतलब व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा नहीं है। यहाँ पे देखो जहाँ स्केल रखी है मैंने, मनः प्लस रथ, न के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब उसमें कौन सा स्वर है, अ का, है ना। अब ये तो सॉल्व हो गया, संधि के पहले अ का स्वर चाहिए और कोई भी स्वर नहीं होना चाहिए। संधि के बाद तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हम देख चुके हैं, किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, यहाँ से लेके ये जो हैं यहाँ तक दिए हैं, ये क्या है, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है। या यर लव ह हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाता है, और यह ऊ पूर्ववर्ती का मीनिंग होता है जो हम पहले कर चुके हैं। ऊ के साथ मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। अब यहाँ पे बेटे आपको थोड़ी गुण स्वर संधि याद करनी पड़ेगी, मैं आपको बताती हूँ। गुण स्वर संधि पार्ट 1 में, स्वर संधि के पार्ट 1 में आप कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया है देखो, थोड़ा अटपटा नियम है। जैसे आप गुण स्वर संधि को याद करेंगे ना, आपको ये नियम सबसे इजी लगेगा। आप देखो गुण स्वर संधि का नियम क्या था, अ प्लस ऊ हो तो क्या हो जाते हैं मिलके, ओ। अब 3 यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको गुण स्वर संधि में भी करवाए हैं, आप देख लेना अपनी नोटबुक में। पुरुष प्लस उत्तम, संधि के पहले क्या हो, अ हो, संधि के बाद क्या हो, ऊ की मात्रा हो, आ गया उत्तम। संधि के पहले अ, श के साथ कौन सा स्वर है, अ का, तो अ प्लस ऊ मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं, तो क्या बन गया, पुरुषोत्तम। लो प्लस उक्ति, अ आ गया क के अंदर, अ का स्वर, फिर आया ऊ, तो क्या बन जाएगा, लोकोक्ति। लोकोक्ति मतलब कहावतें। आत्मा प्लस उत्सर्ग, म में अ का स्वर, ऊ में ऊ, अ प्लस ऊ, आत्मोत्सर्ग। आया याद आपको? अगर नहीं भी याद है तो आप अपनी नोटबुक में देख लेंगे जहाँ पे आपने गुण स्वर संधि की है ना। चलिए अब हम वापस नियम की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, अ, तो देखो न के अंदर, यहाँ न के साथ कौन सा स्वर है, अ का। ई ऊ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा नियम है, कौन सा स्वर है, अ का। संधि के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम, तो तृतीय चतुर्थ पंचम यहाँ पे नहीं है, किस में से आया है, य र ल व ह में से आ गया र, तो यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो देखो मनः कौन सा स्वर है, अ, और संधि के बाद क्या आना चाहिए, य र ल व में से कोई भी एक होना चाहिए, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। तो मनः प्लस रथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मनोरथ, है ना।
वापस एक बार समझा देती हूँ। संधि के पहले अ का स्वर, संधि के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण। तो यहाँ पे तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण नहीं है। क्या आया है? य र ल व ह में से आया है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ऊ जुड़ जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी ऊ का स्वर दिया नहीं है, लेकिन हमें ये समझ के रखना है कि ये जो न है इसमें क्या जोड़ दिया हमने? ऊ कर दिया। तो ऊ प्लस अ मिलके क्या हो जाते हैं? ओ हो जाते हैं। तो मन प्लस रथ क्या हो जाएगा? मनोरथ हो जाएगा। अ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाते हैं? ओ। तो ये जो संधि के पहले वाला अक्षर है उसके साथ हम कौन सा स्वर जोड़ देंगे? ओ का। आएगा समझ में? मन प्लस रथ। मान लीजिए ये जो न है, ठीक है, इसमें हमने ऊ का स्वर जोड़ दिया, अ प्लस ऊ। तो अ प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? ओ हो जाएंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें नियम में दिया है। आ रही है बात समझ में? नियम में दिया है तो संधि के पहले वाले अक्षर के साथ हम क्या जोड़ देंगे? ऊ। मतलब अ प्लस ऊ मिल गया तो क्या हो जाएगा? ओ। तो न के साथ ओ का स्वर, विसर्ग हट जाएगा। सरह प्लस झ। अब देखो संधि के पहले क्या है? र पे अ का स्वर है। संधि के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। तो फिर हम पहचानेंगे किसी वर्ग का झ क्या है? च वर्ग का तृतीय वर्ण, है ना। हम नियम में देखो क्या करें? तृतीय चतुर्थ या पंचम, या तो य र ल व हो। तो ऊपर में हमने क्या किया? र किया। अब है च वर्ग का तृतीय वर्ण ज। तो सरह प्लस ज क्या हो जाएगा? सरोज। ये र है उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे? ऊ। तो अ प्लस ऊ मिलके हो जाएंगे ओ। मन प्लस भाव, तो क्या बन जाएगा? मनोभाव। संधि के पहले अ का स्वर आ गया, संधि के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। तो ये भ क्या है? चतुर्थ वर्ण है। चतुर्थ मतलब चौथा, है ना। तो दोनों मिलके हो जाएंगे मनोभाव। पयः प्लस धर, तो क्या हो जाएगा? पयोधर। य के साथ कौन सा स्वर जुड़ जाएगा हमेशा? ओ का। मनः प्लस विकार, तो क्या बन जाएगा? मनोविकार। मन के विकार या बुराइयां। वयः प्लस वृद्धि। फिर से हम नियम को समझ लेंगे। संधि के पहले अ का स्वर, तो आ गया य के साथ अ का स्वर, और संधि के बाद य र ल व ह में से, तो व आ गया य र ल व ह में से, तो दोनों मिलके हो जाएंगे वयोवृद्ध, जो बहुत ही बड़ी एज का व्यक्ति हो। सरह प्लस वर, तो सरोवर अर्थात पानी का स्थान, तालाब भी कहते हैं, समुद्र को भी सरोवर कहते हैं। र के साथ हमने क्या जोड़ दिया? ऊ जोड़ दिया। और य र ल व में से क्या आ गया? व, तो सरोवर। यशः प्लस दा। अब द को हम फिर रिकॉग्नाइज करेंगे। श के साथ कौन सा स्वर है? अ का। और द कहाँ से आया? किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण है। त वर्ग का तीसरा वर्ण है, यहाँ अक्षर कौन सा है? द, दरवाजे वाली। तो यश प्लस दा क्या हो जाएगा? यशोदा। मनः प्लस योग, मनोयोग। मनः प्लस हर, मनोहर। मनोहर मन को हरने वाला। ये इसके 10 एग्जाम्पल्स थे विसर्ग संधि के छठे नियम के। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आई होप आपको ये विसर्ग संधि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू बेटे।